हेलो मित्रों, आज रे ऑप्टिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन लेकर आए हुए हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोग को मिरर इक्वेशन निकालना दिखाए थे और वो आपको कॉन्केव मिरर के लिए निकाले थे। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप मान लीजिए कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जानते हैं, आपका परावर्तन जो होता है उभरे हुए तल से होता है, जिसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, वक्रता केंद्र C, पोल P और इसके बाईं ओर कोई एक वस्तु रखी हुई है, O ऑब्जेक्ट रखी हुई है, O डैश, जहाँ से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। चूंकि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ से फोकस से होकर तो जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो यहाँ से हम नॉर्मल खींच लेते हैं। ये नॉर्मल खींच लिए तो यहाँ से क्या करेगा, जितना एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा इसका। तो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। अब देखिए, दूसरी किरण जो दे रहे हैं वक्रता केंद्र की ओर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, वक्रता केंद्र की ओर ये आपको किरण चल रही है। वक्रता केंद्र की ओर चलने वाली प्रकाश किरण टकरा करके वो अपने ही मार्ग पे वापस लौट आती है। तो देखिए, अब ये दोनों एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो क्या ये दोनों किरणें कहीं भी एक दूसरे को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जब एक दूसरे को कहीं मिलेंगी नहीं तो इनका इमेज बनना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसे हम इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसे भी पीछे बढ़ाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज होता है हमेशा वर्चुअल होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनेगा। तो कैसे, देखिए, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी यहाँ पे, और इसे हम पीछे बढ़ाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, वक्रता केंद्र की ओर, तो ये दोनों यहाँ आपस में मिल रही हैं और जिस बिंदु पे मिलेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब हमारा बन गया आई डैश, आई डैश। हमें ये बिंदु हमने मान लिया A और यहाँ से एक लंब खींच दिया और ये लंब हो गया AP डैश। अब देखिए, त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C समकोणिक हैं या समरूप हैं। अब देखिए कैसे समकोणिक हैं। देखिए, इसमें ये त्रिभुज O डैश OC और I डैश IC दोनों में हम देख रहे हैं एक कोण 90 है और एक कोण कॉमन है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और जब कोई समकोणिक त्रिभुज होता है तो उनके दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। पिछले लेक्चर में आप लोग को इसको बकायदा इसका हमने प्रूफ दिया था। तो दो भुजाओं का अनुपात करेंगे तो O डैश अपान I डैश इक्वल OC। एक भुजा लिए तो पहले ये वाला भुजा लेंगे तब ये भुजा लेंगे, तो हो गया OC अपान IC। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार आप देखिए, त्रिभुज AP डैश C तथा I डैश IC नहीं सर F, AP डैश F तथा I डैश IF समकोणिक हैं। और जब ये दोनों समकोणिक है, क्योंकि इनमें भी दोनों एक एंगल जो है कॉमन है और एक एंगल ए 90 है, रे 90 है। इनमें भी दो त्रिभुजों के किन्हीं दो एंगल जब आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा।
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए पी डैश अपान आई डैश इक्वल हो जाएगा पी डैश एफ अपान आई एफ। परंतु देखिए ए पी डैश ओ डैश के समांतर में है, तो ओ डैश ए पी डैश के बराबर होगा ना। तो क्या कर सकते हैं, ए पी डैश बराबर लिख सकते हैं ओ डैश। तो ए पी डैश के स्थान पे हम ओ डैश लिख देंगे, तो क्या होगा, ओ डैश अपान आई डैश इक्वल पी डैश एफ अपान आई एफ। इसे मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम तुलना करें, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें देखते हैं कि दोनों में LHS बराबर हैं। LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं तो दोनों में LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, OC अपान IC इक्वल P डैश F अपान IF, P डैश F अपान IF। अब देखिए यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा। द्वारक छोटा का मतलब इसका क्या, परावर्तक तल बहुत छोटा। जब बहुत छोटा जब मान ली इतना हो जाएगा तो यहां से लंब डालेंगे तो P डैश P के बराबर, P के एकदम नजदीक हो जाएगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि P डैश P पर ही है। तो क्या मान लेंगे, यहाँ पे P डैश F लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ के। तो यहां से P डैश F के स्थान पर हम पी एफ रखेंगे, तो OC अपान IC इक्वल PF अपान IF। अब इन सब की वैल्यू हम उठा कर रखते हैं यहां से। देखिए ए वस्तु की दूरी है तो इसे U से दिखाएंगे, ए फोकस दूरी है F दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या है R दिखाएंगे, और ये इमेज बन रहा है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। अब देखिए OC क्या पूरे का वैल्यू हमको मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन OP प्लस PC लिख देंगे तो OP वस्तु की दूरी है और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हमको यहाँ इसका मान मिल जाएगा। तो OC के स्थान पर हम लिख सकते हैं OP प्लस PC अपान, देखिए IC इसका मान हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं PC माइनस PI। पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, और इसका मान मालूम है हमको और इसका मान मालूम है, तो हम लिख सकते हैं IC को PC माइनस PI इक्वल PF हम जानते हैं फोकस दूरी, और IF मालूम है, इसका भी मान हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं PF में से PI घटा देंगे तो IF मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं PF माइनस, देखिए IF निकालना है ना, IF, तो हम PF में से PI घटा देंगे माइनस PI। अब देखिए हमको साइन सहित वैल्यू रखनी है, चिन्ह सहित वैल्यू रखनी है, तो OP किरण के चलने के विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि समस्त दूरियां ध्रुव से नापते हैं। तो OP क्या हो जाएगा यहाँ पे U, लेकिन एक ऐसा होगा नेगेटिव, तो हो गया माइनस U प्लस PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ हो गया हमको R अपान PCR माइनस PI क्या है, इमेज है, और इमेज कैसा होगा,
किरण के चलने की दिशा में मापा जा रहा है, इसलिए कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो पी आई हो गया हमारा V इक्वल पी एफ फोकस दूरी, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा हो गया एफ अपान पी एफ माइनस पी आई, और पी आई है इमेज, और ये कैसा है, धनात्मक है। देखिए आप इसके पहले पढ़े हैं कि R2F के बराबर होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है। तो यहां से हो जाएगा माइनस यू प्लस 2F अपान 2F माइनस बी इक्वल F अपान F माइनस बी। अब इसके आपस में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो पहले इस पद के दोनों में करेंगे, तो माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू बी, फिर इसका करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2FV इक्वल। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस FV, 2F स्क्वायर स्वाहा, कैंसिल। आप देखिए यहाँ पे UV है, UV को एक तरफ ले लिए, अब ये निगेटिव है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे है माइनस एफ बी है, प्लस 2FB जाएगा, तो माइनस FB प्लस 2FB क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस FB, और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो AB प्लस UF हो जाएगा, UF हो जाएगा। दोनों पक्षों में UFB से भाग देने पर, दोनों पक्षों में UFB से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, UB अपान UFB इक्वल FB अपान UFB प्लस UF अपान UFB। UB से UB कैंसिल, FB से FB कैंसिल, UF से UF कैंसिल, ये बचा 1 अपान F प्लस 1 अपान B प्लस इक्वल 1 अपान B प्लस 1 अपान U। यही है हमारा मिरर इक्वेशन। तो ये हमने वस्तु लिया कि वस्तु की कोई आकार की वस्तु ले लिया, लेकिन अगर हमको यहाँ से ए ऑब्जेक्ट जो है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के अगर निकालना चाहें तो निकलेगा, हाँ जरूर निकलेगा। और इसके लिए हम अभी निकाल के आपको दिखाते हैं, पहले आप इसका नोट्स बनाइए। हाँ तो देखिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के निकालते हैं। तो मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और यहाँ पे पोल है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इस बिंदु पर है, ध्रुव के बाईं ओर हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट की दूरी A मान लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से एक किरण चलती है, दर्पण पे पड़ने के पश्चात इसका परावर्तन हो जाता है, और यहाँ से हमने नॉर्मल खींच लिया, और यहाँ से जितना एंगल बनाते हुए आ रहे हैं उतना एंगल बनाते हुए इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आया ऐसे और चला गया। दूसरी किरण यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर वापस चली जा रही है अपने मार्ग पे। एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, क्या ये कभी मिल पाएंगे आपस में? नहीं, तो ये मिल नहीं पाएंगे तो इनका इमेज नहीं बन पाएगा। तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये जिस बिंदु पे मिलेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये यहाँ पे मिलता है और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। और ये बिंदु हमने मान लिया ए है, ये कोण हमारा थीटा बन रहा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और शीर्षाभिमुख कोण कहता है जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से हमने मान लिया कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, इमेज बीटा कोण बना रहा है, और नॉर्मल गामा कोण, अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है।
और बिंदु ए से इस पे एक लंब हमने डाल दिया ए पी डैश और इसकी ऊंचाई हमने मान लिया कितना, ये है हमारा यच। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो इसे छोटा होने पर P डैश P के नजदीक हो जाएगा, तो हम समस्त दूरियां हम P से ही नाप लेते हैं, मान लेते हैं कि P डैश P पर ही स्थित है। तो यहाँ पे हमको अगर निकालें तो अल्फा ये लगभग बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का काम हमारा एच कर रहा है, आधार का काम हमारा क्या है वस्तु, और ये कितना है u, और ये इमेज बना रहा है कितना है v, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपको पोल से दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हो जाता है। इसे हम किससे दिखाएंगे, r से। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब का कार्य यहाँ पे हाइट कर रहे हैं, ऊंचाई कर रहे हैं, h कर रहा है, और आधार क्या है ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये हमारा u हो गया। तो h अपान चूंकि ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस u। tan बीटा लगाएं, बीटा बराबर लगभग बराबर हो जाएगा tan बीटा के, और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए भी लंब बटे आधार, और इसके लिए लंब ए कार्य करेगा आधार ए कार्य करेगा, चूंकि P डैश P के नजदीक है तो यहाँ से हम मान लेते हैं, और ये दूरी कितनी है b है, किरण के चलने के विपरीत दिशा में है इसलिए इसे हम कैसे लेंगे, किरण के चलने की ही दिशा में है तो इसलिए इसे हम कैसे लेंगे धनात्मक लेंगे, ये हमारा हो गया b। गामा इक्वल tan गामा, अब ये हो जाएगा यहां से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ए कार्य करेगा और वे ए कार्य करेगा, तो ए क्या हो जाएगा h अपान आर, h अपान आर। देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, देखिए त्रिभुज ओ ए सी का अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे ओ ए सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कोण अल्फा बन रहा है, और एक कोण कितना बन रहा है, ए गामा है, और एक कोण क्या है थीटा। तो त्रिभुज ओ ए सी में थीटा हमारा बहिष्ठ कोण कार्य कर रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल एंगल है, और ये बहिष्ठ कोण दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ में कोण थीटा बहिष्ठ कोण है, कोण थीटा बहिष्ठ कोण है, तो क्या हो जाएगा कि थीटा जो दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, थीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। और त्रिभुज IAC, त्रिभुज IAC में कोण बीटा बहिष्ठ कोण है, कैसे देखिए इसमें ऐसी स्थिति इसकी ऐसी बन रही है, ये हमारा हो गया ये थीटा, और ये गामा, और ये बीटा, और इसमें भी बीटा दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बीटा बराबर थीटा प्लस गामा। अब थीटा बराबर निकाले, थीटा बराबर बीटा माइनस गामा, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया और इसे समीकरण 2 मान लिया। और समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए दोनों में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस गामा इक्वल बीटा माइनस गामा। तो यहाँ से बीटा बराबर निकालें तो अल्फा प्लस 2 गामा, ए माइनस आएगा प्लस में हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से उठाकर रख लें, अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से उठाकर रखेंगे तो बीटा बराबर दिया है h अपान बी, ये हो गया h अपान बी इक्वल अल्फा बराबर दिया है h अपान माइनस यू, h अपान माइनस यू प्लस 2 गामा, गामा बराबर है h अपान आर।
एच अपान आर। देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 अपान वी, और ये 1 अपान माइनस एच है, तो इस तरफ इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 अपान यू इक्वल 2 अपान आर के स्थान पे कितना हो जाएगा 2f, आर के स्थान पे 2f और f से 2 से 2 स्वाहा, तो क्या बचेगा 1 अपान f इक्वल 1 अपान b प्लस 1 अपान u। ये आपको मिरर इक्वेशन हमने क्या किया पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के निकाला हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और पिछले लेक्चर में आपको कॉनकेव के लिए बता दिए थे। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये इक्वेशन निकालना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।